प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का जैक फाइनल एग्जाम परीक्षा का हम लोग रेल प्रोजेक्ट में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे। 2023 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 2023 में पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रश्नोत्तर को देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। ये जो आंसर दिया गया है वो ऑफिशियल ही दिया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता था और 11 से सब्जेक्टिव शुरू होता था। तो विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासक किया? तो यहाँ पर है आपका संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश और अरावुदु वंश। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी राजवंश के बीच लड़ा गया था। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, इसे कृष्णदेव राय ने बनाया था। आयंगर व्यवस्था के बारे में वर्णन करें। तो आयंगर प्रणाली गांव में काम करती थी और स्वतंत्र निकाय थी। समिति में 12 सदस्य थे। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान राजा थे। उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में विजयनगर अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। इस समय राज्य की स्थिति ऐसी संतोषजनक नहीं थी। हालांकि अपने लगातार प्रयास से 10 वर्षों के भीतर कृष्णदेव राय ने सभी समस्याओं का समाधान कर लिया। वह अपने सैन्य अभियानों में प्रायः सफल रहता था। उन्होंने बीदर और बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह और यूसुफ आदिल शाह को हराया। उसने बहमनी शासन सुल्तान महमूद शाह को बारिश से मुक्त कर राजगद्दी पर बैठाया और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। विजयनगर के किले और सड़कों का वर्णन करें। तो विजयनगर साम्राज्य ने मुख्य रूप से आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपने शहरों का निर्माण किया। शहर अपने आप में एक किला था और हर संभव तरीके से इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह विशाल पत्थर और मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था, जिसमें पहाड़ी की चोटी के किले और वॉच टावर इसकी लंबाई और चौड़ाई में बिखरे हुए थे। शहर के आगंतुकों को उनके गिल्ड और इरादे के बावजूद मुख्य शहरी कोर तक पहुंचने से पहले एक भारी किलेबंद और संरक्षित क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, जिससे उन्हें साम्राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति का पर्याप्त दृश्य मिलता था। मुख्य महानगर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हर संभव प्रवेश पर बड़े पैमाने पर किलाबंदी की गई थी। अतिरिक्त रक्षात्मक विशेषताएं निगरानी चौकियां और सड़कों, द्वारों और पहाड़ी की चोटियों के किनारे स्थित गढ़ थे, जो अधिकतम दृश्यता प्रदान करते थे। राजधानी साम्राज्य का राजनीतिक तंत्रिका केंद्र होने के साथ साथ वाणिज्य और तीर्थ यात्रा का केंद्र भी था। अन्य राज्यों में के दूत, व्यापारी, तीर्थयात्री, सैनिक और आम लोग सभी सड़कों के अपने व्यापक नेटवर्क पर महान शहर में यात्रा करते थे। अनुसंधान ने 80 से अधिक परिवहन संबंधी साइटों को दिखाया है, जो लगभग 30 से 60 मीटर चौड़ी कई चौड़ी सड़कों से जुड़े हैं, जो शहर के कोर में प्रमुख परिवहन मार्ग थे। 10 मीटर से भी कम चौड़ी छोटी सड़कें मंदिरों, बस्तियों और सिंचाई क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। सभी प्रमुख सड़क मार्गों की निगरानी वॉच टावर, गेट और रेस्ट हाउस से की जा सकती थी। अगला है अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो जमींदारों को भूमि के मालिकों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदार अपनी इच्छा के अनुसार भूमि बेच या हस्तांतरित कर सकते थे। निर्धारित राशि सरकार के लिए राजस्व का 10/11वां भाग और जमींदार के लिए 1/11वां भाग था। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली ब्रिटिश भारत में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जो सरकार को राजस्व संग्रह के लिए कृषक अर्थात रैयत से सीधे समझौते की अनुमति देता था। जमींदारों ने अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा? तो जमींदारों ने नीलामी के दौरान फर्जी बिक्री की। संपत्ति का एक हिस्सा अक्सर परिवार की महिला सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता था। पांचवी रिपोर्ट क्या थी? तो पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी।
यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों के बारे में थी। साहूकारों के विरुद्ध दक्कन के रैयतों के गुस्से का क्या कारण था? तो निम्नलिखित कारण थे बच्चों। पहला, ग्रामीण भारत में यह पारंपरिक नियम था कि ब्याज हमेशा मूल राशि से कम रहेगा, हालांकि कई मामलों में देय ब्याज मूल से अधिक था। दूसरा, ऋण के आंशिक या पूर्ण भुगतान के मामले में कोई रसीद नहीं दी गई। तीसरा, रैयतों ने साहूकारों द्वारा जाली दस्तावेजों और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में शिकायत की। अगला है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो संथाली कंपनी की कर व्यवस्था से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि भू राजस्व दर ऊंची और शोषणकारी थी। जमींदारों ने संथालों द्वारा खेती के अधीन लाए गए क्षेत्रों पर अधिक नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। संथालों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों को खलनायक और कंपनी शासन के एजेंटों के रूप में देखा जाता था। कर्ज न चुकाने की स्थिति में साहूकार संथालों की जमीन नीलाम कर सकते थे। 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं का नाम लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। फिर 1857 के विद्रोह में किन्हीं दो केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो अवध, कानपुर, दिल्ली, झांसी और जगदीशपुर अर्थात बिहार। 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहां तक उत्तरदायी था? तो 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी काफी हद जिम्मेदार था। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, अतः उसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए भारत के कई देशी राज्यों को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। उदाहरण के लिए उसने अपनी हड़प नीति के तहत संतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर एवं जौनपुर आदि देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश राज्य ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट हो गए। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाया? तो इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, अनेक तरह के विशेष कानून बनाए। दूसरा, ब्रिटेन ने नई सैन्य टुकड़ियां मंगाई। तीसरा, कानून और मुकदमे की प्रक्रिया रद्द कर दिया गया और विद्रोही की केवल एक ही सजा थी, केवल सजाए मौत। अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। संचार के साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। अगला 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण है। पहला है राजनीतिक कारण। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप देशी रियासत ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट है। दूसरा है आर्थिक कारण। तो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति और भू राजस्व नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। तीसरा है सामाजिक कारण। तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा, कन्यावध एवं बाल विवाह निरोधक कानून इत्यादि। इन सुधारों के कारण भारतीय रूढ़िवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। धार्मिक कारण, ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतीय धर्म की कटु आलोचना की। परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। पांचवा है सैनिक कारण। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। तत्कालीन कारण, ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में एक नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग के लिए दिया। इस बंदूक में प्रयोग होने वाला कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। इस अफवाह के कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अगला है 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने क्या भूमिका निभाई? तो 1857 के विद्रोह में अफवाहों की अहम भूमिका थी। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, यहाँ अफवाह का अत्यंत महत्व है। विद्रोह से पहले कई तरह की अफवाहें भारतीयों में फैल गई थी, जैसे कि बाजार में आटा एवं शक्कर में सुअर और गाय की हड्डियों की चूरा मिलाया गया था। इसके साथ ही सेना में प्रयुक्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया था। इस प्रकार विभिन्न अफवाहों ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर विवश कर दिया। तो बच्चों, ये 2023 जब से आपका प्रोजेक्ट रेल वीकली टेस्ट शुरू हुआ था, उससे दिसंबर 2023 तक के सारे प्रश्न जो ऑफिशियल पूछे गए थे, ऑफिशियल आंसर के साथ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2024 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।